नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से सुनिए। किसी भी जगह का इतिहास हो उसको अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक कालीन मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो जब ये प्रागैतिहासिक काल था उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश का जो प्रागैतिहासिक काल था उस समय कहीं पे भी जब जब भी प्रागैतिहासिक काल चल रहा था उस समय जो मनुष्य थे, ठीक है, वो पत्थरों के उपकरण का जो पत्थर से निर्मित उपकरण होते थे, औजार होते थे, उनका उपयोग करते थे। ठीक है, और इस समय के मनुष्य खानाबदोश जीवन गुजारते थे। ठीक है, फिर कुछ समय बाद इसी काल में पाषाण के साथ साथ तांबे धातु का भी उपयोग शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रागैतिहासिक काल में तांबे की खोज हो चुकी थी। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया पाषाण काल, जिसमें सिर्फ पत्थर का उपयोग हुआ, और दूसरा ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, तो जो पाषाण काल है वो 40 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल। अब सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल जब ये काल चल रहा था, ठीक है दोस्तों, उस समय मध्य प्रदेश जैसा वर्तमान में मध्य प्रदेश है वैसा मध्य प्रदेश नहीं था। इस समय मध्य प्रदेश में समुद्र था। ठीक है, जो वर्तमान में हम जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं इस जगह पे पुरापाषाण काल में समुद्र था। ठीक है दोस्तों, इस समय के मनुष्य, मैंने आपको बताया, इस समय के मनुष्य कैसा खानाबदोश जीवन शैली बिताते थे। अग्नि का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। इस समय के लोग पत्थरों पे पेंटिंग किया करते थे, तो इसको रॉक पेंटिंग कहते हैं। इस समय के मनुष्य पाषाणों के पत्थरों के उपकरण बनाते थे, तो उसे बृहद पाषाण उपकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित कुछ पुरापाषाण स्थलों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो नदी घाटियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे हमें पुरापाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार और सोन नदियों के किनारे से हमें पुरापाषाण कालीन वस्तुएं मिली हैं। इसके अलावा भीमबेटका, आदमगढ़, पचमढ़ी, जावरा, रायसेन, ये कुछ ज़िले हैं, यहाँ पे भी पुरापाषाण कालीन चीज़ें मिली हैं। अब देखिए नर्मदा शीश, यहाँ नर्मदा शीश क्या है जानते हैं। हथनौरा, देखिए ध्यान से सुनिए, हथनौरा से प्राप्त मानव कंकाल का नामकरण नर्मदा शीश किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिली है? नर्मदा घाटी, सीहोर जिला में मिली है। इसको अरुण सोनकिया द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है, यह एक पुरापाषाणकालीन जीवाश्म है जिसको किसके द्वारा प्राप्त किया गया? अरुण सोनकिया द्वारा प्राप्त किया गया। भारत का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध जीवाश्म माना जाता है। ठीक है, तो जो नर्मदा शीश है उसे सबसे प्राचीनतम उपलब्ध जीवाश्म माना गया है। नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं से प्राप्त जीवाश्म भी मिले हैं। अब अगला है डेक्कन सोनिया। ठीक है, तो डेक्कन सोनिया क्या है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। भीमबेटका के शैल आश्रयों में 550 मिलियन वर्ष पुराने डेक्कन सोनिया जंतु के अवशेष फरवरी 2021 में मिले। ठीक है दोस्तों, तो डेक्कन सोनिया क्या है? यह पुरापाषाणकालीन एक जीव है। ठीक है, एक जंतु है जो लगभग 550 मिलियन वर्ष पहले जीवित था। ठीक है, तो यह जंतु का सबसे प्राचीनतम ज्ञात अवशेष है। ठीक है, फिर अगला है भीमबेटका, जो कि जिला रायसेन में स्थित है। बाकणकर द्वारा, इसे देखिए, इसे भीमबेटका को बाकणकर द्वारा 1958 में खोजा गया था। ठीक है, कब खोजा गया था? बाकणकर द्वारा 1958 में खोजा गया था। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में ऊंचे ऊंचे पत्थर के टीलों के मध्य लगभग 500 गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितनी गुफाएं हैं भीमबेटका में? कुल 500 गुफाएं हैं। पुरापाषाणकालीन औजार, देखिए अब पुरापाषाणकालीन औजार कौन कौन से थे? तो क्वार्टजाइट से निर्मित बिना बेंट के औजार, चापिंग, पेवुल, विशेषकर हस्त कुठार संस्कृति एवं हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति से संबंधित औजार हैं। अब अगला है महादेव पिपरिया, जिला होशंगाबाद, HD सांकलिया और शुपेकर,
ने यहाँ पे 860 के लगभग उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, तो जो महादेव पहाड़ियाँ है वहाँ से भी कुछ औजार एवं हथियार मिले हैं। भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में है। यहाँ पर नर्मदा सरस्वती के संगम पर भेड़ाघाट के फ्लैक्स उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, जो कि जलधारा से घिसे हुए होते हैं। फिर धूतरा धूतरा नरसिंहपुर के निकट नर्मदा घाटी के में स्थित है ये धूतरा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन औजार यहीं पे मिला। कहाँ पे मिला? धूतरा में। पानर पानी स्थित मामा भांजा शैल आश्रयों में 29 चित्र मिले। ये कहाँ है? मामा भांजा शैल आश्रय पचमढ़ी में है। मध्य चरण में चट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे बेहतर पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए। अंतिम चरण में ब्लेड प्रधान उपकरण संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पुरापाषाण काल। अब आइए जानते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व है। अब इस मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करना सीख गया था। ठीक है, और सूक्ष्म उपकरणों का भी उपयोग करने लगा था। भारत में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से मिले हैं? विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। इस क्षेत्र को किसने खोजा? तो इस क्षेत्र को सी एल क्लाइल ने 1867 में खोजा था। किसने? सी.एल. क्लाइल। ठीक है, यह उपकरण लघु आकार के थे, जो इस युग की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो इस युग में लघु आकार के उपकरण बनाए जाते थे। आदमगढ़। अब आदमगढ़ जिला होशंगाबाद भारत के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि गुफा शैल आश्चर्य चित्र जो प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पे गुफाओं में चित्र मिले हैं। ठीक है, जिन्हें हम शैल चित्र बोलते हैं। आर.बी. जोशी ने 1964 ईस्वी में आदमगढ़ शैल आश्रय के निकट लगभग 25,000 के लगभग, ठीक है, कितने? 25,000 के लगभग लघु उपकरणों को खोजा। ठीक है, मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य यहीं से मिला था। ठीक है, तो आदमगढ़ से सबसे पहले साक्ष्य मिला पशुपालन का मध्य प्रदेश में। ठीक है, मानव शव के साथ श्वान को दफनाने का भी साक्ष्य यहीं से मिला। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट खास तौर से याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़ से मिला, और इसके साथ मानव शव के साथ श्वान को दफनाने का साक्ष्य भी आदमगढ़ से मिला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखें। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं। भीमबेटका जिला रायसेन, यहाँ पुरापाषाण के साथ मध्यकालीन बस्तियाँ भी मिली है। यहाँ से मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, अब ये बाघ की गुफाएं जिला धार, बाघिन नदी तट पर स्थित बाघ गुफाओं के निकट भी लघु पाषाण एवं नव पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में मानव उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य हथनौरा जिला सीहोर नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पूरे भारत में मानव की प्रथम उपस्थिति कहाँ पे हुई? हथनौरा जिला सीहोर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मिला। ठीक है, जो कि कितना पुराना है? 5 लाख से 2.5 लाख वर्ष पूर्व के मध्य है। इसे किसने खोजा? इसे खोजा अरुण शोनकिया ने 1982 में। ठीक है दोस्तों, अरुण शोनकिया के साथ कुछ अन्य लोग भी थे। अब आइए, अब हम जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल में क्या क्या था, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो नवपाषाण काल है वो है 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच का। नवपाषाण युग भारत की तरह मध्य प्रदेश में 2000 साल बाद लगभग 7,000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो नवपाषाण काल कब हुआ? 2000 साल बाद 7,000 ईसा पूर्व के आसपास। अब इस समय के मनुष्यों ने कृषि करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अपनी बस्तियां बसाने लगे थे और परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करने लगे थे। प्रमुख उपकरण पाषाण औजार एवं अस्थियों के औजार थे। इन्होंने कुल्हाड़ी का उपयोग शुरू कर दिया था। खुरपी, छैनी, बेदिनी, कुदाल, हथौड़ा, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें बनाना सीख लिया था। अब इससे संबंधित कुछ स्थल हैं। भोपाल में श्यामला हिल्स, मनु अभाना टेकरी,
नेवरी गुफा, ठीक है। नेवरी गुफा में क्या है, खांचेदार क्रोड लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से, नेवरी गुफा से, ठीक है। खांचेदार क्रोड एवं लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। बैरागढ़ से अर्धचंद्राकार समलंब आकृति के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। फिर इसके बाद जबलपुर, भेड़ाघाट, लमेटा घाट, तिलवाड़ा घाट से मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इसके बाद रीवा का पठार, तो रीवा के पठार से सोन नदी घाटी एवं बनास घाटी, महानदी घाटी, इतर पहाड़ से औजार प्राप्त हुए। चचई जलप्रपात, गोविंदगढ़ तालाब से लघु उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। फिर दमोह संग्रामपुर घाटी से उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी मध्य प्रदेश में पाषाण, जो भी पूरा पाषाण स्थल है, वहाँ से अधिकतर औजार ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद गुहा चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं और शैल आश्रयों के बारे में, ठीक है। तो गुहा चित्र मतलब जो गुफा में मिले हैं, ठीक। भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैल आश्रयों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शैल आश्रय मिले पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शैल आश्रय कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में ही है। तो कहाँ कहाँ मिले, होशंगाबाद में, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्वी नवाड़, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, शिवना नदी। तो यहाँ सब, इन सभी जगहों पे क्या मिले हैं, गुहा चित्र मिले हैं। इन चित्रों में लाल, सफ़ेद, काले, नीले, पीले रंग का उपयोग हुआ है, ठीक है। कौन कौन से रंगों का उपयोग हुआ है, लाल, सफ़ेद, काले, नीले एवं पीले रंगों का उपयोग हुआ है। इनमें पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी दृश्य है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सांकलिया जी हैं, जो सांकलिया जी जिन्होंने इन सबको खोजा, वो इसे 1.50 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन चित्रों को कितना पुराना मानते हैं, वो 1.5 लाख साल पुराना मानते हैं, ठीक है। तो आइए इसके आगे और भी कुछ जानते हैं हम। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। अब हम जानते हैं किसके बारे में, मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में। तो मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति जोबेरे संस्कृति का भाग होकर भी उससे श्रेष्ठ थी, ठीक है। तो जोबेरी संस्कृति कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में। मालवा में वृषभ मूर्तियाँ पर्याप्त मिली है, ठीक है। मालवा में किसकी मूर्तियाँ मिली है, वृषभ की मूर्तियाँ मिली है। HD सांकलिया और BS बांकड़कर मालवा संस्कृति को प्रकाश में लाए, ठीक है। तो किसने मालवा संस्कृति को खोजा, HD सांकलिया और BS बांकड़कर ने। इसमें सबसे प्रमुख स्थल कायथा है। इसकी खोज 1964 में BS बांकड़कर ने की थी। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृद भाण प्राप्त हुए हैं। इन मृद भाणों का अलंकरण ऊपरी आरेख एवं चिपकावा विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है। इसे मालवा की मृद भाण परंपरा कहा जाता है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का उपयोग करते थे। इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य कृषि व पशुपालन था। HD सांकलिया के अनुसार संस्कृति की तिथि 1000 से 500 ईसा पूर्व है, जबकि रेडियो कार्बन 14 के अनुसार 1700 से 1200 ईसा पूर्व है, ठीक है दोस्तों। अब आइए इससे संबंधित कुछ स्थलों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कायथा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या है, कायथा। उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी तट पर उत्खनन से प्रकाश में आया। यह पहली ताम्रपाषाण बस्ती थी जिसका अस्तित्व 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ से तांबे की कंकड़, छेनी, कुल्हाड़ियाँ मिली है। तांबे और मिट्टी के पशुओं की आकृतियाँ भी मिली है। लाल मृदबाण पर काले रंग के चित्र मौजूद हैं। कायथा बराहमहर की जन्मभूमि भी है, ठीक है दोस्तों। तो जो कायथा है वो बराहमहर की जन्मभूमि है। फिर इसके बाद एरण जो कि सागर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है एरण, सागर में स्थित है। तो
एरण का प्राचीन नाम एरिकिड था। इसका समय 2000 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल रंग एवं चित्र, मृदभाण, ताम्रकाली बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, फिर है नवदा टोली। नवदा टोली एक जगह का नाम है। महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित यह ताम्र पाषाणिक बस्ती है। ठीक है, जो कि इसका काल कितना है, 1660 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर, गोल या आयताकार होते थे। चूल्हे, परिवहन की गाड़ियाँ, काला लाल मृदभाण, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की खेती, तांबे और पत्थर के औजार के साथ विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य मिले हैं। यह सुनियोजित नगर था। ठीक है, फिर इसके बाद आवरा मंदसौर जिले में स्थित आवरा से ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं सामग्रियां मिली हैं। इस काल के निवासी चित्रित लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे और उत्कीर्ण भाण का उपयोग करते थे। यह महेश्वर, नवदा टोली, नागदा आदि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का समकालीन है। ठीक है, इसके बाद है डांगवाला के उत्खनन। तो देखिए, डांगवाला में भी ताम्रपाषाणिक बस्तियां मिली हैं जो उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर उसके बाद नागदा उज्जैन जिले में चंबल नदी तट पर इस ताम्रपाषाण बस्ती से भी मृदभाण और लघु पाषाण के अस्त्र आदि मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो नागदा से भी क्या मिले हैं, मृदभाण एवं लघु पाषाण के अस्त्र मिले हैं। आजाद नगर इंदौर, मूसाखेड़ी। ठीक है, तो ये कहाँ पे, मूसाखेड़ी। आजाद नगर भी ताम्रपाषाणिक बस्ती थी। फिर खेड़ी नामा होशंगाबाद 1500 ईसा पूर्व पुरानी ताम्र बस्ती है। जबलपुर 1869 ईस्वी में जबलपुर में एक कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले जो कि तांबा एवं टिन से निर्मित थी। फिर डोगरिया बालाघाट में है। 1970 में डोगरिया के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के पाषाण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। ठीक है, कुछ अन्य स्थल भी है, महेश्वर, बेशनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, पश्चिमी निवाड़, धार, जबलपुर, भिंड। ठीक है, यहाँ पे भी 30 से अधिक ताम्रपाषाणिक वस्तुएं मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास का पहला भाग। इसके बाद हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।